संभल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। संभल के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जब वहां सर्वे हो रहा था तो वहां योजना बनाई गई थी कि वहां पे विष्णु शंकर जैन को मार दिया जाए। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी कहा है कि पूरी पूरी जो संभल में हिंसा हुई इसकी फंडिंग खाड़ी देशों से हुई है, हथियार विदेशों से मंगाए गए, विदेश में बैठे बैठे वहां पे जो मास्टरमाइंड थे वो पूरा यहां पे प्लानिंग कर रहे थे, यहां के जो गुर्गे थे वो इसकी पूरी तैयारी कर रहे थे। यानी विदेशी फंडिंग, विदेशी हथियार, विदेशी असलहा, विदेश से पूरी तैयारी और भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अब तक इसके पहले जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं उसमें से न किसी को फांसी हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। ये काम पहली बार संभल में नहीं हो रहा, देश के अलग अलग जगहों पे ऐसे हो चुका है, कई बार पहले भी हो चुका है, जहां विदेशों से फंडिंग आई, विदेशों से पूरी प्लानिंग की गई, विदेशों से हथियार आया, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। एक सवाल और, अगर भारत में हीरो हीरोइन को एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल सकती है तो जो लोग भारत में गुलामी का नाम और गुलामी का निशान मिटाना चाहते हैं उनको एक्स वाई जेड कैटेगरी क्यों नहीं मिल सकती? अगर सिंगर को मिल सकता है, डांसर्स को मिल सकता है, लेखकों को मिल सकता है, निर्माता निर्देशकों को एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी मिल सकती है, तो जो लोग भारत में गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करवाने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो गुलामी की शिक्षा बदलवाने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनको एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर सांसद विधायक उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई खतरा नहीं है, शौक के लिए उनको एक्स वाई जेड मिला हुआ है, टसन मारने के लिए एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी मिली हुई है, तो जो लोग वास्तव में कोर्ट में लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लब जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, घुसपैठ जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जनसंख्या जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अच्छे हथियारों के साथ उनको पीएसओ क्यों नहीं मिलना चाहिए सिक्योरिटी वाले? इस पे आप लोग सोचिए। और मैं तो आप लोगों से यह भी निवेदन करूंगा, आरटीआई डाल के पता करिए कि भारत में कितने लोगों को एक्स कैटेगरी मिली है, कितने लोगों को वाई कैटेगरी मिली है, कितने लोगों को वाई प्लस मिली है, कितने लोगों को जेड मिली है, कितने लोगों को जेड प्लस मिली है। और पूरी लिस्ट को एक बार देखिए, अपनी आंखों से देख के ये समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में कितनों ने टसन मारने के लिए ले लिया है और कितनों को वास्तव में खतरा है। ये आप लोग तय कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे एक्स कैटेगरी हो, चाहे वाई कैटेगरी, चाहे जेड कैटेगरी, जो उनका वेतन भत्ता आता है जो सिक्योरिटी पर्संस का, वो आपके टैक्स के पैसे से जाता है। तो आप खुद ये तय करिए कि किसको मिलना चाहिए था और किसको नहीं मिलना चाहिए था, और जिनको मिलना चाहिए था उनको मिला क्या। एक बात और कि आखिर हम भारत में पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, एजुकेशन रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, कानून का खौफ क्यों नहीं पैदा कर रहे, जस्टिस विद इन ईयर क्यों नहीं कर रहे? और यह संभल तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, योगी जी की सरकार है, इसलिए कम से कम इतना काम हो रहा है कि पुलिस वहां ढंग से जांच कर रही है, जांच करके चार्जशीट फाइल कर रही, इतना सब कुछ हो गया। ऐसी घटना अगर केरल में हुई होती तो केरल की पुलिस ऐसे काम करती क्या? नहीं करती। बंगाल की पुलिस ऐसे काम करती क्या? या और भी जहां सेकुलर सरकारें हैं, क्या वहां पे पुलिस इस गंभीरता के साथ जांच करती क्या? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। तो जरूरत क्या है? वन नेशन वन पुलिस कोड की। और वैसे भी जो संभल में पकड़े गए, अभी तक इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ। इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये पूछा जाता कि तुम्हें किसने किसने मदद किया है, तुम्हें किसने किसने मोटिवेट किया है, तुमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों से बात किया है, तो हो सकता है अभी भारत के ही और कई विधायकों का नाम आता, कई सांसदों का नाम आता, कई मौलवियों का नाम आता। अभी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए हमने कानून बनाया ही नहीं है। ऐसे मामलों में, दंगों के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, देशद्रोह के मामले में, जासूसी के मामले में, धर्मांतरण के मामले में, घुसपैठ के मामले में, कम से कम इन मामलों में तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य होना ही चाहिए। तभी तो पता चलेगा पूरा नेक्सस कहां है, पूरा गैंग है, कौन कौन है, उस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है, तभी तो पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी मेहनत के साथ काम कर रही है, इसके बावजूद अभी तक जिन लोगों ने संभल में दंगा किया है उसमें सबके खिलाफ न तो सबका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ है,
न सबके खिलाफ एनएसए लगा है, न सबके खिलाफ यूएपीए लगा है, न सबके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगी है, न सबके खिलाफ देशद्रोह लगा है, न सबके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है, न सबकी अभी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, न सबकी नागरिकता खत्म करने के लिए कोई प्रोसेस शुरू हुआ है। और सजा वो तो स्वाभाविक सी बात है, कोर्ट देगी, वहां फिर वही गवाहों के बयान होंगे, और गवाहों के बयान, ये जितने दंगाई हैं फर्जी गवाह लाएंगे। कोई कहेगा ये तो हमारे यहाँ रुके हुए थे, कोई कहेगा हमारे यहाँ रुके थे, कोई कहेगा हम तो जानते हैं ये तो शादी में गए थे, कोई कहेगा ये तो कहीं और बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। तो मुकदमा लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि ये जितने भी दंगाई हैं, ये हर दंगाई 20-20, 50-50 झूठे गवाह लाके खड़ा कर देगा, और फिर जज साहब को झूठी गवाही सुनना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दें, तो ये जितने दंगाई थे इनके घर वाले भी झूठी गवाही नहीं देंगे, और अभी तो 10-10, 20-20 हजार रुपए में झूठे गवाह खड़ा कर लेंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। एक बात और, भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। संभल में ये इसलिए हुआ कि संभल में जहां पहले 60-40 का रेशियो था, आज की डेट में वो कहते हैं 20-80 का रेशियो हो चुका है। संभल में बहुत तेजी के साथ घट गए हिंदू क्यों घटते हैं आपको पता है? हिंदू कम बच्चे पैदा करते हैं, हिंदुओं का कन्वर्जन हो जाता है, और जब सरकार को पता है कि एक धर्मांत जो कन्वर्ट होने वाला हिंदू ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अल्टीमेटली संभल में कौन है? सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। संभल में जितने दंगाई हैं, किसी के फादर हरिजन थे, किसी के फादर जाटव थे, किसी के फादर गुजर थे, किसी के फादर जाट थे, किसी के फादर त्यागी थे, सारे यही तो हैं। ये कोई बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के वंशज नहीं है। ये सारे के सारे भारत के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं वैसे हिंदुओं के दुश्मन बन जाते हैं। तो इस बात पे संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि एक हिंदू जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है उतना रेडिकलाइज क्यों हो जाता है? ऐसा क्या वो पढ़ता है कि जिस स्कूल में पढ़ता है वहां ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है कि कन्वर्ट होते ही वो हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है? कन्वर्ट होते ही उसको भारत की संस्कृति से नफरत हो जाती है, कन्वर्ट होते ही उसको भारत के त्योहारों से नफरत हो जाती है, कन्वर्ट होते ही उसको भारत की हर चीज बुरी लगने लगती है। हम हेट स्पीच को क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं? एक हम आयोग क्यों नहीं बना रहे हैं जो आयोग सभी जितनी भी किताबें उनकी समीक्षा करके देखे कि उन किताबों में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है? अरे मनुस्मृति की समीक्षा करो, वेद पुराण की समीक्षा कर लो, गीता रामायण की समीक्षा कर लो, और वो तो इतने सालों से हो ही रही है। और बाकी जितने विदेशी मजहब की किताबें, विदेशी रिलीजन की किताबें, उनकी भी समीक्षा करके देखो। कुछ तो गड़बड़ है ना, क्योंकि हिंदू बौद्ध बनता है तब भी वो हिंदुओं का इतना बड़ा दुश्मन नहीं बनता। हिंदू अगर सिख बन जाता है तो भी वो हिंदुओं का दुश्मन नहीं होता। हिंदू जैन बन जाता है तब भी हिंदुओं का इतना दुश्मन नहीं होता। हिंदू जो है वो जैन बने या बौद्ध बने या सिख बने, यानी भारत के पंथ में जाता है, आर्य समाजी बन जाता है, तब भी हिंदुओं का दुश्मन नहीं होता। लेकिन जैसे वो हिंदू विदेशी पंथ में चला जाता है वो हिंदुओं का जानी दुश्मन हो जाता है। इसका मतलब जो विदेशी पंथ है उनमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिसकी वजह से वो भारत से नफरत करने लगता है, भारत के लोगों से नफरत करने लगता है। इसकी समीक्षा कौन करेगा? जनता करेगी क्या? अरे जनता करेगी तब तो ऐसे ही उसको खींच खींच के मारने की कोशिश हो जाएगी। सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम है, सरकार के पास इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है। सरकार एक कमीशन बना दे, वो कमीशन पता करे, एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बनाए, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कमीशन बनाए, कमीशन बना के देखे कि भैया क्या ऐसी चीजें हैं जो विदेशी पंथ में जानने वाला जैसे विदेशी पंथ में जाता है वो हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है, और उस व्यवस्था को रोके, उसको रोकने की कोशिश करे। और जब हम पता है कि भारत के खिलाफ जितनी भी चीजें चल रही हैं सब में विदेशी फंडिंग हो रही है, तो विदेशी फंडिंग रोकने के लिए हम एफसीआरए को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए हम हवाला के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? हम 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? ये बड़ी नोट भारत की बर्बादी का कारण है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा हवाला होता, उतना ज्यादा काला धन होता है, और ये काला धन हवाला हिंदुओं के लिए एक जहर है। ये हम उसको क्यों नहीं बंद कर रहे? हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? ये देश विरोधी लोग सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे। हमें 1950 वाला कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल के हम एक इलेक्शन रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? एक नया भारतीय चुनाव संहिता क्यों नहीं बना रहे?
ये पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा है, इसको बदल के हम पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, पुलिस चार्टर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, वन नेशन वन पुलिस कोड क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, जिससे बंगाल, कश्मीर, यूपी हर जगह की पुलिस एक तरीके का व्यवहार करे। ये फॉरेनर एक्ट 1946 का इतना घटिया है, इसलिए घुसपैठिए आते जा रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या आते जा रहे हैं। इस कानून को हम खत्म करके हम नया कानून क्यों नहीं बना रहे हैं जिससे घुसपैठिए आना बंद कर दें, जो यहां है वो भागना शुरू कर दें। ये भारतीय साक्ष्य संहिता है, हमने बना दिया पुराने वाले एविडेंस एक्ट को बदल के, लेकिन इसमें भी हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून अभी नहीं अनिवार्य नहीं किया। अभी हमने झूठ बोलने को, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं किया। झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब हम क्यों नहीं बना रहे। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 में कांग्रेस ने बनाया था, ये फंडिंग कराने के लिए बनाया था। जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, नक्सलियों को, माओवादियों को ये फंडिंग कराने के लिए कानून बनाया था। ये कानून हम क्यों नहीं बदल रहे। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और भ्रष्टाचार जितना बढ़ेगा सनातन धर्म उतना कमजोर होगा। फिर हम इस कानून को क्यों नहीं बदल रहे। ये सारा का सारा बेनामी लेन देन होता है, जितनी देश विरोधी काम होते हैं। ये बेनामी ला, जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, इसको हम क्यों नहीं बदल के इसको हम कठोर बना रहे। ये ब्लैक मनी जितना जनरेट हो रही है भारत के अंदर, चाहे ड्रग स्मगलिंग से जरिए हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए और कारणों से हो रही है, हम ब्लैक मनी के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे। अगर ब्लैक मनी बंद होगी तो भारत सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। ये 50 तरीके के जो फैमिली लॉ चल रहे हैं, हिंदू का अलग, जैन का अलग, बौद्ध का अलग, सिख का अलग, हम क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं, वन नेशन वन सिविल कोड। संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 44 भी यही कहता है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हम इसी में एक शब्द इक्वल जोड़ के क्यों नहीं राइट टू इक्वल एजुकेशन कर देते। क्यों नहीं हम 10वीं तक समान शिक्षा लागू कर दे। भैया ना मदरसा चलेगा, ना मिशनरी स्कूल चलेगा, अब तो वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। सबको भारत की शिक्षा पढ़ना पड़ेगा, भारतीय किताबों को पढ़ना पड़ेगा। न 10वीं तक कोई विदेशी भाषा पढ़ेगा, ना कोई 10वीं तक विदेशी किताब पढ़ेगा, न किसी विदेशी महापुरुष को पढ़ेगा। भारतीय भाषाओं में पढ़ना पड़ेगा, भारतीय महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, भारतीय ऋषियों महर्षियों को पढ़ना पड़ेगा, भारतीय वीरांगनाओं को पढ़ना पड़ेगा, भारतीय मनीषियों को पढ़ना पड़ेगा, कोई विदेशी नहीं। ये व्यवस्था हम क्यों नहीं लागू कर दे रहे। क्यों हमने मदरसा मिशनरी स्कूल चला रखा है, ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना रखा है। धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण ये बना हुआ है। हजारों करोड़ रुपए जो माइनॉरिटी के नाम पे जा रहा है, सब धर्मांतरण, इसके कारण धर्मांतरण हो रहा है। पहली बात तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी चलाना भी है तो माइनॉरिटी डिफाइन तो करिए। 1% से ज्यादा वाला माइनॉरिटी क्यों होना चाहिए। क्यों नहीं माइनॉरिटी को डिफाइन कर देते कि भाई 1% से ज्यादा वाला माइनॉरिटी नहीं होगा। ये NDPS एक्ट, ड्रग्स जिहाद इसके जरिए हो रहा है। आज तक किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई? आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? आज तक किसी ड्रग स्मगलर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता किया गया कि भारत के कौन कौन लोग हैं जो ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं, कौन कौन नेता हैं, कौन नौकरशाह हैं जो उनको मदद करते हैं? क्यों नहीं हम इस NDPS एक्ट में फांसी देने का प्रावधान करते हैं, जैसे सिंगापुर में है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलिंग में फांसी दी जाती है, हम व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे। हवाला के जरिए पूरी देश विरोधियों को फंडिंग हो रही है, अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादी, मजहबी उन्मादियों को। क्यों नहीं हम ये हवाला विरोधी जो कानून, इसको कठोर बना रहे। क्यों नहीं इसमें हम आजीवन कारावास देने, फांसी देने की व्यवस्था करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है कि इसको क्यों नहीं लगाया जा रहा देश विरोधियों पे। चाहे वो लब जिहाद करे, चाहे लैंड जिहाद करे, चाहे धर्मांतरण करे, चाहे घुसपैठ करे, उसके खिलाफ NSA क्यों नहीं लगता है। कानून बना के रखे में फिर भी यूज नहीं कर रहे। NSA फायदा क्या हुआ इस कानून को अगर हम यूज ही नहीं करते। ये UAPA बना है देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है। अरे लब जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, ये सब देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। फिर UAPA क्यों नहीं लगाते उनके खिलाफ। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, गुलामी के जो निशान थे उनको परमानेंट करने के लिए बनाया। इनको हम एक साथ खत्म करके क्यों नहीं सारे गुलामी के जो निशान थे उनको खत्म करते हैं, और जो हमारे गुलाम वशी दनिंदु ने मठ मंदिर तोड़ा उनको रिस्टोर कर ले। कोर्ट में लड़ना ही नहीं पड़ेगा, आम जनता क्यों लड़े भैया, हमारे जैसे लोग क्यों लड़े अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाए। सरकार को ये काम करना चाहिए। संविधान की शपथ लिया किस लिए। ये वक्फ एक्ट जो देश विरोधी कानून बनाया लैंड जिहाद करने के लिए, देश के साथ गद्दारी की गई संसद में, तो इसको ठीक कर दे। हमारे जैसे लोगों को लिए कोर्ट में लड़ना नहीं पड़ेगा, हम लोग फालतू क्यों लड़ेंगे, हम अपना प्राइवेट केस करेंगे, हम भी अपना शांति के साथ कमाएंगे, घर में रहेंगे। क्या पड़ी हुई है ऐसे लोगों से दुश्मनी लेने की। ये एंशिएंट मोनूमेंट की एक्ट किस लिए बना था। ये जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जो मकबरे थे वो उनको लीगलाइज करने के लिए बना था कि कोई उसको छू ना पाए, कोई टच ना कर पाए। किसने बनाया था। नेहरू ने बनाया था 1958 में। नेहरू 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 हम गाली देते रहते हैं, लेकिन नेहरू के हम घटिया कानूनों को वापस नहीं करते। यह आर्म्स एक्ट किस लिए बनाया था, लोगों को निहत्था करने के लिए। इस घटिया कानून के कारण स्थिति यह है कि शिवरात्रि के समय जो शंकर जी के भक्त हैं वो त्रिशूल लेके शिव यात्रा नहीं निकाल सकते। जो दुर्गा जी के भक्त हैं वो तलवार के साथ अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। हनुमान जी के भक्त गदा के साथ शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते।
इस कानून को कौन बदलेगा? अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने इसको 1878 में बनाया, उसके बाद नेहरू जी ने 1959 में इसी को कॉपी पेस्ट मार के कर दिया। आज की डेट में हिंदुओं को गणेश जी का विसर्जन करते जाते हैं, निहत्थे जाते हैं, कुल्हाड़ी लेके चलते ही नहीं, शोभा यात्रा निकालते हैं शिवरात्रि पे, त्रिशूल लेके चलते नहीं, ये कानून को ये अधिकारी नहीं देता है। तो ये कानून तो बदलना पड़ेगा ना। और ये सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है 1955 का, ये कहता है सब नागरिकता देना है, नागरिकता लेना है। आज तक किसी की नागरिकता क्यों नहीं गई? क्योंकि कानून घटिया है, नेहरू जी का बनाया हुआ कानून है। ठीक कैसे होगा? हमें बदलना पड़ेगा। बदलने की कोई लागत है क्या? नहीं। हर समस्या का समाधान संसद में है, हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना संसद का काम है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। भारत की 80% समस्याओं का समाधान संसद में हो सकता है, 80%। केवल कानून बन के। कानून बदलता है तो सोच बदलती है, और सोच बदलती है तो देश बदलता है। दुर्भाग्यवश हम कानूनों को बदल नहीं रहे, इसलिए सोच नहीं बदल रही है। सोच नहीं बदल रही है, इसलिए न अपराध कम हो रहा है, न धर्मांतरण कम हो रहा है, न घुसपैठ कम हो रहा है। लगातार घट रहे हैं, और घटेंगे तो कटेंगे। जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में घटे तो कटे, कश्मीर में घटे तो कटे। भारत के 9 राज्यों में घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उसमें 300 की 300 तहसीलों में घट चुके हैं। और जहां अभी थोड़े से हैं वहां पे लफ्ज़-ए-जिहाद चल रहा है। 1000 बेटियों को पर डे जो है 1000 बेटियां पर डे कम हो रही हैं। धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। 10,000 हिंदू धर्मांतरण पर डे उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। घुसपैठ जिहाद चल रहा है, 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ड्रग जिहाद चल रहा है, हिंदू लड़के लड़कियों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, उनको नपुंसक बनाया जा रहा है, उनमें बाजपन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या जिहाद चल रहा है। और ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से नहीं ठीक होगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए। सोशल मीडिया पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, जहां जहां लिख सकते हैं लिखिए। लेकिन सच को जोर जोर से बोलना शुरू करिए। सांसद विधायक को पकड़िए और उनसे सीधे सीधे सवाल पूछना शुरू करिए। सांसद विधायक किसी पार्टी का नहीं होता है, उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला टैक्स पेयर के पैसे से मिलता है। सांसद विधायक संविधान की शपथ लेते हैं, तो भारत को सुरक्षित बनाना उनकी जिम्मेदारी है, वो किसी भी पार्टी के हों। इसलिए सांसद विधायक को पकड़ के सीधा सवाल पूछना शुरू करिए।